नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वेनम टीवी किड्स। और जिस तरह हमने गए हफ्ते आपसे एक प्रॉमिस किया था कि हम जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनसे आगे भी कुछ विषयों को लेकर जुड़ते रहेंगे, और वही प्रॉमिस को पूरा करने के लिए आज फिर आपसे जुड़ रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन। आज वही एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आज का जो चर्चा का विषय है वो मुझे एज एन एजुकेटर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि जब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बच्चों में बढ़ते हुए ऑटिज़म को देखते हैं, ऑटिज़म के केसेस को देखते हैं, तो दिल बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ देता है, क्योंकि इतने छोटे छोटे बच्चों में आप देख रहे हैं कि आजकल टिपिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑटिज़म के वो ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। और उसके पीछे के क्या कारण हैं और ये किस तरह से हम इन्हें रोक सकते हैं, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर इसे नहीं रोका गया, सही समय पर नहीं रोका गया, तो शायद ये हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो चलिए जुड़ते हैं हमारे एक्सपर्ट जो आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। डॉक्टर समीर दलवाई सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर को हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए इंट्रोड्यूस ज़रूर करना चाहूँगी। सर डेवलपमेंटल बिहेवियरल पीडियाट्रिशियन हैं, ये फाउंडर डायरेक्टर हैं न्यू होराइजन चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर के। सर के 6 सेंटर्स हैं मुंबई में, और हाल ही में एक सेंटर का इनॉग्रेशन हुआ है वडोदरा में। सर बहुत समय से वडोदरा की जनता के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सालों से यहाँ पे टीचर्स और पेरेंट्स के लिए वर्कशॉप्स करते आए हैं, और इनका वापस एक सेंटर को लेके हमारे साथ जुड़ना ये बहुत 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 ज़्यादा खास है हमारे सिटी के लिए, हम जैसे एजुकेटर्स के लिए और सभी पेरेंट्स के लिए। सर जो हैं ये IAP मीडिया कमेटी को भी चेयर करते हैं, और ये बहुत सारे इन्हें अवार्ड से भी नवाजा गया है, और उसकी लिस्ट बहुत ही बड़ी है। लेकिन सर धन्यवाद आपका, बहुत कीमती समय आज हमारे लिए देने के लिए, थैंक यू सो मच। तो जुड़ते हैं आपसे। सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है सर, आप एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन हैं, और आजकल हम देखते हैं कि जो ऑटिज्म इन चिल्ड्रन के केसेस जो बढ़ रहे हैं, इसके पीछे आपके हिसाब से क्या रीजंस हो सकते हैं? मतलब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, अगर ऑडियंस को बताएं। सबसे पहले धन्यवाद मुझे स्टूडियो में बुलाने के लिए। ऑटिज्म के बारे में जितनी गलतफहमियां हैं शायद किसी और प्रॉब्लम के बारे में नहीं है जी। लेकिन आपके सवाल का जवाब मैं ये दूंगा कि आज जो समाज में हम बदलाव देख रहे हैं, जहाँ पे फैमिली स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो गया है, बच्चे ज़्यादातर अकेले रहते हैं क्योंकि जॉइंट फैमिली का कल्चर नहीं है, और लोग एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं। तो जो फैमिलीज़ जो है और जो सोशल एंगेजमेंट है जो बच्चों को पहले मिलता था और मिलना ज़रूरी है, वो नहीं मिल रहा। और दूसरी बात है कि हम बच्चों को बहुत जल्दी अर्ली एज में बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ, वस्तुओं के साथ, ऑब्जेक्ट्स के साथ वाकिफ़ करा रहे हैं और हैंड ओवर कर रहे हैं। और सबसे वर्स्ट या सबसे पावरफुल वस्तु इसमें है मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन। और ये दोनों का एक समीकरण है कि एक तरफ लोगों के साथ जो जुड़ाव होता है वो कम होते जा रहा है, और दूसरा है कि वस्तुओं को, ऑब्जेक्ट्स को और मोबाइल्स की तरफ बच्चों को ज़्यादा झोंका जा रहा है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं। राइट। जैसे कि सर ने लास्ट एपिसोड में भी कहा था कि फ़ोन्स के साथ कनेक्शन जो है वो आजकल की जनरेशन हम देख रहे हैं। आई थिंक कॉन्शियसली नहीं पर अनकॉन्शियसली भी हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं एज अ पेरेंट, एज एन एजुकेटर। आई थिंक एजुकेशन सिस्टम भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ जो है, उनका रोल है वो प्ले कर रहे हैं इसमें। लेकिन जो इसके पीछे की सीरियसनेस है शायद वो हम में से कोई भी इतना अच्छे से नहीं जानता है, क्योंकि हमें अभी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी शायद वो तकलीफ़ें हमें अपने बच्चे के बिहेवियर में नहीं दिख रही हैं। लेकिन जैसे ही हमें वो दिखनी शुरू होती हैं, वो तकलीफ़ें जो हैं सर को दिखती हैं, क्योंकि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो बच्चों के साथ डील करते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम हर एक पेरेंट को, हर एक एजुकेटर को और सोसाइटी को इन जनरल ये समझाएं कि डिजिटल मीडियम से अपने बच्चों को दूर रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है आज के इस समय में। सर अगर मैं बात करूं कि ऑटिज़म में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 2020 में, मतलब कि कोविड के बाद, डिजिटल माध्यम जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे लाइफ में जो है वो अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हर चीज़ को हम डिजिटल माध्यम से करने की कोशिश करते हैं। यहाँ की अब पेमेंट्स भी हैं वो कैश कम दिखता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म ज़्यादा यूज़ होता है। ऐसे में धीरे धीरे जो बच्चों में ये जो केसेस बढ़ रहे हैं, आपके हिसाब से क्या ये खतरनाक हो सकता है हमारी आने वाली जनरेशन के लिए? क्या सोचते हैं आप? देखिए, इंसान
एक ऐसी नस्ल है जहाँ पे बच्चों को डेवलप होने के लिए 15, 16, 17 साल लगते हैं और कोई भी जानवर को इतना समय नहीं लगता। ये जो लंबा समय लगता है उसमें देखिए चलने बैठने के लिए साल सवा साल काफ़ी है, मगर जो मानसिक डेवलपमेंट है जिसे हम सोशल डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट कहते हैं वो काफ़ी समय लगता है जी। इसकी जो नींव है वो हमारे एवोल्यूशन से जुड़ी हुई है। हम कहीं मिलियंस ऑफ ईयर से इंसान जो इवॉल्व हो रहे हैं जी, उसमें 99% जो हमारा समय एवोल्यूशन का सैकड़ों सदियों तक जो था जी, वो हम एक झुंड में रहते थे। करेक्ट। और हमारा जो जीवन था एक दूसरे से कनेक्टेड रहने में सफल होता था। तो हमारा ध्यान एक दूसरे पे होता था जो हमारे सिक्योरिटी के सेफ्टी के लिए ज़रूरी था, और नेचर पे था। कहीं बादल दिख गया, बारिश का कुछ अजाब नज़र आ रहे तो हम तुरंत दौड़ के हमारे केव में वापस से चले जाते थे। तो सर्वाइवल वॉज कनेक्टेड टू बीइंग कनेक्टेड विद पीपल एंड नेचर, राइट। मगर अचानक से पिछले 20-25 वर्षों में एक टेक्नोलॉजी ने, टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूँ मैं, मगर इंसानों को जो इंसानों से दूर करती है टेक्नोलॉजी, वो इतनी बढ़ गई है कि आज हम अगर बिल्कुल 3, 4, 5 महीने के बच्चे को खाना खिलाने के लिए, क्योंकि हमारे पास समय कम है, हम 3-4 महीने के बच्चे के सामने एक ऑब्जेक्ट रखते हैं जो अपने आप में एक विश्व है। करेक्ट। अगर बच्चा उसमें मगन हो जाएगा तो इतना वो अट्रैक्टिव है, उसमें इतने लाइट्स, कलर, साउंड आते हैं कि वो अपनी माँ के फेस की तरफ नहीं देखेगा। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम हजारों, सैकड़ों, सदियों से जो इंसान बन रहे हैं या इंसान बने हैं वो एक दूसरे से देख देख के सीखे हैं। और ये मैक्सिमम हमारे पहले 1000 डेज, मतलब जन्म के बाद जो पहले 2-3 साल होते हैं, इसमें हमारी ब्रेन की क्षमता बढ़ती है। तो अगर इस समय सोशल, सामाजिक डेवलपमेंट हमारा नहीं हुआ, हम अगर लोगों से जुड़ नहीं रहे हैं तो ये जिंदगी भर तकलीफ रहती है। और आज सिर्फ ऑटिज्म की बात नहीं है, जो लोगों को हम देख रहे हैं, बच्चों को 8, 9, 10 साल के बच्चे भी हैं, वो समाज में दूसरे बच्चों के साथ इजीली एडजस्ट नहीं कर पाते। टीचर ने कुछ स्कूल में बोल दिया तो स्कूल में जाना ही नहीं है, किसी ने ना कह दिया तो लोगों के साथ एक रेजिलियंस जो होता है, लोगों के साथ गिव एंड टेक जो होता है, अंडरस्टैंडिंग जो होता है, उसकी क्षमता हम 18, 19, 20 साल के लोगों में कम देख रहे हैं। मगर वो प्रॉब्लम उस समय का नहीं है, प्रॉब्लम नींव का है। क्योंकि पहले 2-3 साल में अगर हम बच्चे को हमारे साथ जुड़ने से रोके और उसे वस्तुओं में, खासकर मोबाइल की तरफ आकर्षित करें, तो वस्तुओं से बच्चे पैटर्न सीखते हैं। फैन जो एक पैटर्न में चलता है, कोई भी मशीन देखिए आप पैटर्न में चलती है, और मोबाइल जो है या टीवी जो है वो पूरा पैटर्न में चलता है। तो हम देख रहे हैं कि बच्चे आज ज्यादा वस्तु मग्न या और पैटर्न मगन हो रहे हैं, ये पैटर्न उस्ताद बन रहे हैं, तो उन्हें पैटर्न की चीजें पसंद है। मगर इंसान में और वस्तु में फर्क ये है कि इंसान विविधता से बनता है। हर इंसान अलग अलग बिहेव करता है, वही इंसान का मूड दिन में अलग अलग होता है। तो मेरी माँ का मूड अगर सुबह अच्छा है तो हो सकता है दोपहर में थोड़ी चिड़ी हुई है। मुझे अपने आप को अडेप्ट करना है इस विविधता से। हर समय पे इंसान को दूसरे इंसानों के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना होता है, अपने आप को चेंज करना होता है। और इसलिए मैं पिछले बार भी आपके शो पे मैंने कहा कि सबसे ज्यादा जरूरी टीचर्स, डॉक्टर्स या साइकोलॉजिस्ट बच्चे के लिए है चाची, मासी, बुआ और मामी। क्योंकि इन 4 में जो विविधता दिखती है बच्चे को, बच्चा इनके घर जा जाके इनके साथ जुड़ जुड़ कर विविधता के साथ पेश आना सीखता है। अगर वो इनको हैंडल करने की क्षमता आ गई तो मैं समझता हूँ इसमें पूरे विश्व को हैंडल करने की क्षमता आ सकती है। करेक्ट, आपने बहुत सही कहा कि आजकल बच्चों को अगर आप देखें रूटीन में तो शायद वो गेज ही नहीं कर पाते हैं कि इस बिहेवियर को मैं किस तरह से इसको रेसिप्रोकेट करूं। और आई थिंक उसके पीछे का जो कारण है वो भी आपने बहुत सही अब सर बता रहे हैं, तो मैं भी रिलेट कर पा रही हूँ और शायद आप सभी रिलेट कर पा रहे हो, क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं कि अभी तक तो ठीक था, अब क्या हो गया एकदम से। तो आई थिंक वो जो चीज़ें हैं वो ह्यूमन कनेक्शन से आती हैं। और लगातार सर अपने एपिसोड्स में, हमारे लास्ट टाइम में इंटरव्यू में जब जुड़े तब उन्होंने यही कहा, और शायद ये बहुत सही बात है, क्योंकि अब हम देखते हैं तो बच्चों को बच्चे पसंद नहीं हैं, क्योंकि लगता है कि अगर मैं किसी में जाके खड़ा रहा, किसी ने मुझसे कुछ कहा या मांग लिया तो मैं उसको रिएक्ट कैसे करूंगा, दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। तो उसमें बच्चा अकेला अकेला खेलने की जो है टेंडेंसी अगर आप देखें तो अकेले खेलने में उसको मजा आता है रादर देन प्लेइंग इन जो पेयर्स या ग्रुप्स में। क्या कहेंगे इस बारे में सर? बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है आपका। हमारे पास ऐसे बहुत बच्चे आते हैं कि पेरेंट्स कहते हैं कि पढ़ाई में, रीडिंग राइटिंग में तो फर्स्ट आता है, मगर उसको अपने बैचमेट्स या दोस्तों के साथ वो डील नहीं कर पाता है।
हमको ये बताना है कि बच्चों के साथ, अगर आप सोचेंगे कि एक 3 साल का बच्चा है दूसरे 3 साल के बच्चों के साथ एडजस्ट करे, वो उसके लिए सबसे डिफिकल्ट चीज़ है। करेक्ट। क्योंकि बच्चा जो सामने वाला है वो भी तो बच्चा है, उसका भी बिहेवियर डिफिकल्ट है। तो उस लेवल की डिफिकल्टी बच्चे को सीखने के लिए ट्रेनिंग घर में मिलता है और बुजुर्गों से मिलता है। राइट। क्योंकि एडल्ट्स में और बच्चों में, अगर मैं 3 साल का हूं तो मेरे पेरेंट्स में और दूसरे 3 साल के बच्चे में फर्क ये है कि अगर मैं गुस्सा हूं और अगर मैंने मेरी मम्मी को पुश कर दिया तो वो मुझे प्यार से संभालेगी, संवारेगी, शांत करेगी और आहिस्ता आहिस्ता मैं समझूंगा कि ये नहीं करना चाहिए। मगर अगर यही मैंने दूसरे 3 साल के बच्चे के साथ किया तो वो तो मुझे और डबल पुशबैक करेगा, हिट भी करेगा, शायद बाइट भी कर लेगा। तो फर्क ये है कि जो मम्मी डैडी के साथ, चाची मासी के साथ होता है उसको हम नर्चरिंग केयर कहते हैं। नर्चरिंग केयर मतलब आपके पास समय है मेरे लिए, आप मेरी गलतियों को शामिल कर सकते हैं, आप मुझे आहिस्ता आहिस्ता सिखा सकते हैं, आपके पास कोई टाइम का नियंत्रण नहीं है। मगर लोगों को आज मैं देखता हूं कि सोचते हैं कि बच्चे को घर में ही नहीं मिलता है तो स्कूल में मिलना चाहिए। मैं स्कूल तो बहुत अच्छी बात है, मगर एक फर्क है, स्कूल नर्चरिंग एनवायरनमेंट नहीं हो सकता क्योंकि स्कूल एक रूल्स, रेगुलेशंस और स्ट्रक्चर के हिसाब से चलता है जी। तो स्कूल में जब आप स्ट्रक्चर में नहीं फिट होते हो तो आइदर यू आर इन और यू आर आउट, वो परफॉर्मेंस असेस करता है। करेक्ट। इसीलिए आप एग्जाम भी जो देते हैं अगर आप वो नहीं कर पाए तो आप उसमें फिट नहीं हो रहे हो, दैट्स व्हाई यू आर फेलिंग और गेटिंग लेस मार्क्स। तो द स्कूल इज एन प्लेस वेयर इट असेसेस whether you are in that structure or no. Right. That is not a nurturing environment. Correct. तो अगर वहां मैं 19-20 भी कम हूं तो मैं 19-20 की जो कमतरता है वो 18-20 हो जाएगी, 17-20 हो जाएगी, और वो जो बढ़ रहे हैं वो जो 20/20 थे वो 20 के 21 हो गए, 21 से 22 हो गए, मैं 19 से 15 पे आ गया। अब मेरे में और उनमें 15 और 25 का फर्क है। Correct. और फिर वो बच्चे हमारे पास रेफर हो जाते हैं एज अ डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, डेवलपमेंटल इश्यूज के लिए। मगर बेसिक बात समझनी ये चाहिए कि अगर मेरा ये बच्चा 15 पे है तो मुझे 25 पे नहीं जा सकता, मुझे 15 से 16 जाना है, 16 से 17। किस बारे में? सोशल बिहेवियर। तो मुझे सबसे जरूरी मैसेज ये है कि पेरेंट्स को बच्चे के लिए समय देना चाहिए अपने घर के अंदर, सिर्फ रीडिंग और राइटिंग के लिए नहीं। हम ये देख रहे हैं कि घर में अगर पेरेंट्स आते भी है शाम को लेट, समय मिलता है तो रात को 9 बजे बैठ के बच्चे की पढ़ाई करा रहे। अब पढ़ाई क्या है? पढ़ाई रेपिटेटिव है, पैटर्न है, 1+1 2 है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ रहेगा, शेक्सपियर है। तो सिर्फ बच्चों के साथ आज हम देख रहे हैं पैटर्न वाली चीजें, रेपिटेटिव चीजें ज्यादा हो रही है। ऑब्वियसली बच्चे भी पैटर्न हो रहे हैं। तो जब मेरी एक पैटर्न है, आप उसमें फिट नहीं होंगे, आई कैन नॉट एडजस्ट टू यू। इसलिए ये हम संकट स्कूल में देख रहे हैं कि जो मेरे तरीके से चल रहा है उसके साथ मैं मस्त हूं। अगर आपने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया जो आई एम नॉट यूज्ड टू, मुझे आपके साथ एडजस्ट करना नहीं आएगा। और फिर या तो मैं चिल्लाऊंगा या तो मैं पुश करूंगा, और फिर ये बच्चे रेफर हो रहे हैं थेरेपी के लिए या मेडिसिन के लिए, जो मैं नहीं समझता बिल्कुल सही है। क्योंकि अपने को पहले पेरेंट्स को समझाना है कि घर का वातावरण, फैमिली का वातावरण, रिलेटिव्स का वातावरण, ये नर्चरिंग केयर है। अगर ये नर्चरिंग केयर नहीं मिलेगा तो ये स्कूल से या थेरेपी से ठीक नहीं होगा। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने सर। लेकिन मैं अब अपना पैर जो है वो एक पेरेंट के जूते में रख के आपसे प्रश्न नेक्स्ट पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप जब बात करें, लास्ट एपिसोड में भी मुझे पता है, आज भी आपने इस बात को वापस से इसका जिक्र किया कि बच्चे के लिए उसकी बुआ जो है, मामी है, चाची है, फोई जो है, वो उसके लिए उसके मेन जो हैं वो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं मेन, जो उसके साथ काम करते हैं। आज के रूटीन में हम देखते हैं कि ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिली पैटर्न है और जहाँ दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग पेरेंट्स हैं। ऐसे में पेरेंट के पास बच्चे को रखने के ऑप्शंस बहुत कम है, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स बहुत कम दिखते हैं हमें आजकल फैमिलीज़ में। तो एज अ पेरेंट हम ऐसा कौन सा सब्स्टिट्यूट रख सकते हैं जो या तो बच्चों को वो नर्चरिंग केयर दे सके उनकी एब्सेंस में, और जिस तरह का डर है एक पेरेंट को, क्योंकि जब हम कहते हैं कि स्क्रीन्स ऐसी हैं, स्क्रीन्स ठीक नहीं हैं, पर जब हम हेल्पर्स को भी आजकल हाउस हेल्प को घर पे रखते हैं बच्चे के लिए, तो ऐसे समय में क्या हो जाता है कि हाउस हेल्प्स के पास भी कोई और ऑल्टरनेटिव है नहीं, क्योंकि वो इसके लिए ट्रेंड नहीं है। तो जानबूझ के या तो वो टीवी चला देते हैं या वो फोन की स्क्रीन बच्चे के हाथ में थमा देते हैं। तो ऐसे में एक पेरेंट क्या करे? बहुत अच्छा सवाल है। उसमें 3-4 पहलू है। पहला पहलू ये है कि फॉर एग्जाम्पल हम खाने पे जो ध्यान देते हैं जी, आप एज अ पेरेंट अच्छा से अच्छा खाना लाते हैं जी। अब आप खेत पे तो नहीं रहते, लेकिन आप जाके वो खरीदते जो प्रोसेस ना हो, ऑर्गेनिक हो। क्यों कर रही है?
क्योंकि आप खेतों से दूर रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, मगर आप ट्राई कर रहे हैं कि अच्छा वाला खाना मिले। आप अगर मिल्क बाय करते हैं, अगर कोई भी चीज़ वेजिटेबल्स बाय करते हैं, तो आप ये इंश्योर करते हैं कि अच्छे क्वालिटी के हो। आप खेत में नहीं रह रहे, मगर आपको खाना ऑर्गेनिक चाहिए। उसी तरह से हम समझ नहीं पाते हैं कि ह्यूमन एंगेजमेंट और सोशल एंगेजमेंट बच्चे के लिए कितना ज़रूरी है। अगर हम समझते हैं कि अच्छा चावल, अच्छी दाल, अच्छे वेजिटेबल ज़रूरी है, तो हम ये नहीं समझ रहे कितना ज़रूरी ये सोशल एनवायरनमेंट है। दूसरी बात, जब ये समझ में आएगा तो ठीक है, हमारे शहर में हमारे रिलेटिव्स आसपास नहीं है, तो हमने कोविड के दौरान एक एक्सपेरिमेंट की थी, जो आज हम अभी भी बम्बई करते हैं। हमने मदर्स को कहा कि आप एक 6 मदर्स का ग्रुप बनाइए, राइट। और स्कूल से आने के बाद सब बच्चे जो है 6 बच्चे एक मदर के घर जाएंगे, तो टीवी वगैरह नहीं देखेंगे। वो जो मदर है उस दिन हाफ डे लेके बच्चों के साथ समय गुजारेगी, लेकिन उसके जो घर का कल्चर है वो वही करेगी, अपना ही खाना देगी, 6 के 6 बच्चों को अपने तरह के गेम्स खिलाएगी, अपनी तरह से पेश आएगी। दूसरे दिन दिस मदर विल गो बैक टू वर्क, दूसरी मदर ऑफ लेगी, सभी के सभी बच्चे वो 2-4 घंटे के लिए उसके घर जाएंगे। तो हर मदर को हफ्ते में एक बार थोड़ा टाइम देना है। अगर 6 के बजाय आप 24 मदर्स ले लो, तो पूरे महीने में आपका 1 टन आएगा। करेक्ट। मगर इससे सिर्फ ये नहीं कि बच्चे टीवी से दूर रहते हैं, इससे ये फर्क है कि एक बच्चे को 24 माताएं मिलती है, 24 घर मिलते हैं, 24 तौर तरीके सीखने मिलते हैं, 24 कल्चर सीखने मिलता है। ये ब्रेन जिम है, क्योंकि विविधता से ब्रेन डेवलप होता है। एक एक चीज करने से, सिर्फ वही चीज करते रहो तो ब्रेन डेवलप नहीं होता। आप जिम जाएंगे, आप सिर्फ बाइसेप्स करते रहेंगे तो बाइसेप्स इतने मोटे हो जाएंगे और टांगे इतनी पतली रह जाएंगी। तो आपको पूरी बॉडी एक्सरसाइज करनी है, तो ब्रेन पूरा एक्सरसाइज करना है, तो आपको अलग अलग लोगों के घर जाना है, अलग अलग लोगों से जुड़ना है, अलग अलग कल्चर में शामिल होना है। अगर किसी के घर पे चपाती है तो आपको चपाती खानी है, किसी के यहाँ चपाती नहीं मिलती, चावल मिलता है, आपको चावल खाना है। और मजे की बात यह है, कमाल की बात यह है कि भारत जो आज भी हम देखेंगे पूरे वर्ल्ड में जो टॉप मोस्ट सीईओज है अमेरिका में, ये सब भारतीय है। नॉट बिकॉज हमारी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज या टेक्निकल नॉलेज उनसे ज़्यादा बेटर है, मगर हमें लोगों के साथ डील करने की हमारी जो भारतीयों की क्षमता है वो उन लोगों से बेहतर है, क्योंकि उन लोगों को एक ही एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं, तो उनको अडेप्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। हमारे लोग, आप बम्बई में आप ट्रेन में जा रहे हो तो 3 लोग बैठे, बोलना पड़ा थोड़ा सा खिसको बोलते हैं ना, तो जरा हट के बैठो तो मैं भी बैठूं। ये जो एडजस्टमेंट की कैपेसिटी हमारे में हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, अब उसको हम चेंज कर रहे हैं टोटली एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में। हम बच्चों को फैमिली से या लोगों से दूर रख रहे हैं और किस तरफ ले जा रहे हैं? एकेडमिक्स की तरफ, पढ़ाई की तरफ। जरूरी है, ऑब्वियसली ऑल ऑफ अस आर हाईली एजुकेटेड, मगर एक एज के बाद आप एकेडमिक्स पे ज्यादा जोर दे सकते हैं। जो अर्ली एज है, बिल्कुल बिलो 4-5 years ऑफ एज, दैट इज द एज फॉर सोशल लर्निंग, सोशल बिहेवियरल लर्निंग, सोशल कम्युनिकेशन लर्निंग। किसके साथ क्या बोलना है, किसके साथ नहीं बोलना है, कौन सी बात मन में जुबान तक आ रही है, मगर फिर भी ये फूई के सामने बोलूं तो डांट देगी, फूई चली जाए तो मैं बोलूं। ये जो कंट्रोल आता है वो स्कूल में नहीं सीख सकते, वो फैमिली में ही सीख सकते हैं। तो मेरा मैसेज ये है कि पेरेंट्स को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि मैं खाने पे जितना जोर दे रहा हूँ कि न्यूट्रिशियस फूड मिले, उससे ज्यादा नर्चरिंग केयर बच्चे के ब्रेन को मिले, ये जरूरी है। जब ये समझ आएगा तो हमारे जरूरी नहीं कि सगी बहन या सगे भाई या सगी बुआ या सगी चाची हो, हम जो समाज में रहते हैं, दूसरे बच्चे हैं, सबके बच्चे स्कूल में आते हैं, हम स्कूल में पिकअप कर रहे हैं, सबको बाय बाय करके हम चले जाते हैं, क्यों ना उनके साथ हम जुड़े, क्योंकि सिमिलर एज के बच्चे हैं जी। ये अगर हम ग्रुप बना के हम समझे कि ये जरूरी है हमारे लिए, तो आई एम श्योर विल बी एबल टू ओवरकम दिस। बहुत सही कहा आपने सर, और मैं रिलेट भी कर पा रही हूँ, क्योंकि अक्सर बहुत पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे आसपास सोसाइटी में बच्चों के जैसे बच्चे नहीं हैं, इसलिए बच्चा कहीं घर से बाहर नहीं जा पाता खेलने के लिए। लेकिन ये सजेशन बहुत अच्छा है कि आप अपने स्कूल के जो बच्चों का ग्रुप है, आजकल स्कूल में तो सभी व्हाट्सएप ग्रुप पे रहते हैं और स्कूल्स खुद ही क्रिएट कर देती हैं, तो आई थिंक आपके पास वो एक प्लेटफॉर्म है कि आप जानते हैं कि आपके बच्चे के क्लास में और दूसरे बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, और कनेक्ट करके, जैसे सर ने कहा कि हर हफ्ते में एक दिन एक अगर पेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो आई थिंक ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन बन जाएगा सर बच्चों को स्क्रीन से दूर रखने का। और डेफिनेटली जो आपने डेवलपमेंटल एरियाज की बात की है, जो बिहेवियर की बात की है, वो भी डेफिनेटली इसमें फोकस हो पाएगी। और आई थिंक एक मदर दूसरे मदर से भी सजेशंस लेके सीख पाएगी कि आज अगर मैंने ये एक्टिविटी की तो ये 10 बच्चों को बहुत मजा आया, तो उसी ग्राउंड पे वो दूसरी मदर जो है शायद अपने लिए एक नया बच्चों के लिए चैलेंज ढूंढेगी। तो आई थिंक
पेरेंट्स की क्रिएटिविटी भी बहुत बढ़ेगी मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, स्ट्रेस कम होगा, बिकॉज नाउ द चाइल्ड इज लर्निंग सो मच। मुझे दो बातें और कहनी थी जी। ये हम जो कहते हैं ना कि पीयर ग्रुप ही होना चाहिए, ये ओवर एम्फोसाइज्ड है। राइट। जरूरी नहीं कि सेम एज का ही बच्चा हो जी। बच्चे को अडेप्ट दुनिया से करना है, दुनिया में सब मेरे एज वाले नहीं होंगे। राइट। तो दूसरी बात मुझे बतानी थी, सोसाइटी में हम देखेंगे कि आजकल जो सीनियर सिटीजन्स हैं और बहुत से सीनियर सिटीजन जिनके बच्चे यूएस यूके चले गए, बेचारे अकेले घर पे, तो वो तो तरस रहे हैं किसी के कंपनी के लिए। अगर आपके सोसाइटी में जब आप रह रहे हैं वहां अगर उस एज के बच्चे नहीं, कोई बात नहीं, मैं बच्चों के साथ रहने से ज्यादा बच्चे को बड़ों के साथ रखने में ज्यादा मानता हूं, क्योंकि वो जो होता है वो एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एडल्ट डील करता है, जिसको हम नर्चरिंग केयर फिर से एक बार कह रहे हैं, रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से नहीं जीते। तो ऐसे बहुत से फैमिलीज है जो बेचारे सीनियर सिटीजन्स घर पे अकेले बैठे तरस रहे, कोई आके उनसे बात करे। आप आपके बच्चे को 1 घंटा 2 घंटा उनके घर भेजिए, सिर्फ उसमें एक प्रॉब्लम होती है, वो आपके बच्चे को बहुत ज्यादा लाड करते हैं। उनको सिर्फ बोलना चाहिए कि सर मैं इसको आपके घर इसकी सेवा के लिए नहीं भेज रहा हूँ, आपकी सेवा के लिए भेज रही हूँ, क्योंकि सेवा का जो भाव है ना वो बहुत जरूरी है। और ये हमारे कल्चर में था कि बुजुर्गों की सेवा की जाए। अब आज देखोगे तो अगर मैं किसी को कहूँ कि आप आपके बच्चों को कहो कि कभी दादाजी के पांव दबाएं, आपके मालिश कर ले, तो लोग सोचेंगे बहुत ओल्ड फैशन हो गया। मगर जब बच्चा दूसरों के लिए करता है तब वो एक सेंस डेवलप होता है हैप्पीनेस का, दूसरों के लिए करने के लिए। अगर वो मैं नहीं करूं तो हर हैप्पीनेस मुझे सिर्फ मुझसे मिलता है, तो फिर जाहिर है कि मैं एक्सपेक्ट करूं दूसरे भी मेरे साथ वो करे जो मुझे खुशी मिलती है, लेकिन मैं दूसरों के लिए नहीं करूंगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम बुजुर्गों के साथ भेजें। और मैं तो कहता हूं कि वहां भेजोगे तो कहे कि अंकल आपकी जो भी काम छोटा मोटा घर का है मेरे बच्चे से करवाइए। जब बच्चा, ये फाइनल चीज मैं आपको बताता हूं, बिकॉज आई वर्क विद चिल्ड्रन विद ऑटिज्म एंड स्पेशल नीड्स, हमारी फाइनल चीज ये है कि अगर बच्चे को हम ये नहीं सिखा रहे कि सिर्फ कैंडल बनाते रहिए, एनवेलप बनाते रहिए, तो बेवकूफी का काम है। मेरे लिए बच्चा वो है जो चाची मासी बुआ मामी के घर 2-2 दिन माँ के बगैर रह के दिखाए, वो मेरे लिए नॉर्मल बच्चा है। दूसरी बात ये जरूरी है मेरे लिए कि जो बच्चा दूसरों को हेल्प करे। अगर आप बिल्डिंग में अंदर आ रहे, आपने किसी बुजुर्ग को देखा, वो मैडम के हाथ में बैग है, बैग उठाइए। आपने देखा कि कोई कुछ उठाने के लिए मुश्किल है, आप हेल्प करिए। सबसे जरूरी बात इंक्लूजन के लिए गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन नहीं है, सबसे जरूरी बात इंक्लूजन के लिए क्या आपका बच्चा दूसरे के काम आता है। अगर आप दूसरे के काम आते हो ना तो समाज आपको ले लेगा, आपको सर पे बिठा लेगा, क्योंकि उसकी जरूरत है आपको। आप जितने भी रूल रेगुलेशन बना दीजिए, आप जितना भी अच्छाई का बात करिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बड़े भाषण दे दीजिए, कोई आउट ऑफ द वे जाके आपके लिए कुछ नहीं करेगा। मगर अगर आपका बच्चा किसके लिए कुछ यूजफुल हो तो सब लोग उसको ध्यान देंगे, क्योंकि इज नाइस। एग्जाम्पल मैं देता हूं, अगर बच्चे को हमने घर में सब काम करने के लिए अलाउ किया, सिखाया और बच्चा करने लगा, तो स्कूल में जब जाएगा तो टीचर के हाथ से किताब गिर गई, आपका बच्चा जाके पहले उठा के टीचर को दे देगा। करेक्ट। जब टीचर ये देखेगी कि भाई 10 में से ये बच्चा है जो मेरा काम करता है, वो टीचर का पेट बन जाएगा। फिर उसमें 2 ऐब नहीं 4 ऐब कमतरता हो तो टीचर फिर उसको पिकअप नहीं करेगी, क्योंकि वो अब टीचर का फेवरेट हो गया। किस वजह से? बिकॉज ही जस्ट वेंट आउट ऑफ द वे टू हेल्प द टीचर। तो ये दूसरों को जो हेल्पिंग नेचर है ना, या हेल्प करने की जो एक्शन है ना, ये बहुत पावरफुल चीज है। और अगर आप ये करेंगे, आपका बच्चा ये करेगा, तो आपके बगैर, आपके जाने के बाद भी बच्चा खुश रहेगा, क्योंकि समाज उसे अपने आप में संभालेगा। लेकिन अगर बच्चे को दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है, खुद अपना ही देखते रहेगा, वो कितना भी सो कॉल्ड नॉर्मल हो, कितना भी विद्वान हो, जितने भी डिग्रियां हो, वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। राइट। पर आई थिंक कहीं ना कहीं इस सब के पीछे पेरेंट का बहुत इंपॉर्टेंट हाथ है, क्योंकि अगर पेरेंट, आजकल घर में ग्रैंड पेरेंट्स का काम करने के लिए भी कई बार पेरेंट्स रिस्ट्रिक्ट करते हैं अपने बच्चे को कि हमारे बच्चों से काम मत करवाइए, आप अपना काम कीजिए। आई थिंक वो एक एटीट्यूडनल चेंज, आई थिंक जहां अगर पेरेंट के उसमें है तो बच्चे में डेफिनेटली आएगा। क्या कहेंगे इस बारे में? पेरेंट्स के बारे में 2 सबसे बड़ी समस्या है। एक है कि उनके पास आज समय कम है, क्योंकि आज डबल इनकम की जरूरत है, लोगों को काम करना पड़ रहा है। और इट्स नॉट अबाउट इनकम, अगर आप हाईली एजुकेटेड है, व्हाई विल यू नॉट वांट टू वर्क? बट बिकॉज ऑफ दैट आपका जो समय घर में था वो लिमिटेड हो रहा है। मगर इससे वर्स्ट चीज ये है, ये तो ठीक है मैं समझ सकता हूं, इससे ज्यादा ये है कि एक गलत फहमी है, या पहली वजह से अब ये हमारे गले में उतारा जा रहा है
कि आपके बच्चे को एकेडमिक्स की बहुत जरूरी है, आपके बच्चे को ABCD आना चाहिए, फिर उसको स्पेलिंग आना चाहिए, फिर उसके लिए स्पेलिंग बी कॉन्टेस्ट बनाए गए, फिर स्पेलिंग बी कॉन्टेस्ट के लिए आप जाएंगे तो एरोप्लेन का टिकट निकाल के जाना है, आपको उस होटल में रहना है, या तो जो क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट का ट्रेनिंग लेना चाहिए, या तो आप इंटरनेट पे देखेंगे तो अलग अलग सेंसरी बुक्स हैं, सेंसरी टॉयज है। तो ये एक तरीके का माहौल कमर्शियली क्रिएट किया जा रहा है जो बता रहा है आपको डोंट वरी, अगर आपके पास समय नहीं है या पेशेंस नहीं है बच्चे के लिए तो कोई बात नहीं, आपके पास पैसा है ना, तो ये चीजें खरीद ले लीजिए और आपके बच्चे को ये सब चीजों में डाल दीजिए, फिर आपका गिल्ट थोड़ा कम होगा। इसमें जब हम फंसते जाते हैं, आप लुक एट द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट्स विच आर गिविंग ऑल दीज सर्विसेज। मगर आप कुछ मत करिए, आप पेरेंट है, आप सिर्फ पैसा दे दीजिए, बाकी हम सब करेंगे। मगर ये जो हम सब वाली बात है, इसमें दो प्रॉब्लम है, एक तो बच्चा अकेला हो रहा है, सेकेंड बच्चे को मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स के साथ ज्यादा एंगेज रखा जा रहा है, फिर जो हमने कहा वो सब प्रॉब्लम आगे आएंगे। तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि भाई जितना समय हमारे पास कम है कोई बात नहीं, हमें दूसरों के साथ कोलैबोरेट करना है, दूसरे पेरेंट्स के साथ कोलैबोरेट करना है, सीनियर सिटीजन्स के साथ कोलैबोरेट करना है और इकट्ठे मिलके बच्चे को एक नर्चरिंग एनवायरनमेंट देना है। हम हाईएस्ट स्कूल जिसमें हाईएस्ट फीस है उसमें जाने के लिए तैयार है, हाईएस्ट ट्यूशन की फीस है वहां जाने के लिए तैयार है, वेकेशन के लिए हमको स्विट्जरलैंड बच्चे को ले जाना है। मगर ये जो करने की आसान चीजें हैं, और इसमें मैं ये नहीं समझता कि अवेलेबिलिटी या पॉसिबिलिटी नहीं है, सिर्फ एक माइंडसेट एक तरीके से कमर्शियली क्रिएट किया जा रहा है जब पेरेंट्स हताश और कहे कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ हम खरीद के बच्चे को एक चीज दे सकते हैं। तो मैं उस कमर्शियल एक माइंड ब्रेन वॉशिंग के खिलाफ हूं और ये मेरा मैसेज है कि लोग आगाह हो और सोचे कि भाई बच्चे को बड़ा करने के लिए, अच्छा करने के लिए 25 साल पहले 50 साल पहले ऐसे कोई गैजेट्स नहीं थे या कोई क्लासेस नहीं थे, तो क्या तभी महात्मा गांधी नहीं हुए? तो होने के लिए आपको समाज बच्चे को देना चाहिए, वस्तुएं और चीजें नहीं। राइट, बहुत सही कहा सर आपने, और मैं बहुत अच्छे से रिलेट भी कर पा रही हूँ इन सबसे, क्योंकि ज़्यादातर जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं उनको गिल्ट हमेशा बहुत रहता है, और आई थिंक ये गिल्ट को तोड़ने के लिए जो आजकल कमर्शियल चीज़ें सब चल रही हैं मार्केट में, वो कहीं ना कहीं उन्हें पता चल गया है कि ये हमारा एक ऐसा पॉइंट है जिसपे दुखती रहता है, उस पर आप हाथ रख दें नस पे और फिर वो काम कंप्लीट हो जाता है। सर मेरे आगे के दोनों ही क्वेश्चंस के आपने जो ऑलरेडी जवाब हैं मेरे इस प्रश्न में दे दिए हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जाते जाते वैसे तो आपने बहुत सारे सजेशंस दिए हैं पेरेंट्स के लिए, पर ऐसा कोई अगर आप संदेश देना चाहें पर्टिकुलरली पेरेंट्स के लिए? सबसे इम्पोर्टेंट संदेश तो नहीं कहूंगा, मगर शेयर ये करूंगा कि आप बच्चे के साथ जितना हंसी मजाक करेंगे, जितना एंजॉय करेंगे और नेचर अलग अलग चीजों में जाके करेंगे, वो सबसे ज्यादा बच्चे के लिए, और आपका बच्चा उसी को सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करेगा। आप 10 चीजें दे दीजिए, इट डजंट मैटर मच, मगर आप आपका समय देके उसमें हंसी मजाक का एक माहौल क्रिएट करिए, साथ में काम करिए घर में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बच्चे के सिर्फ लाड करिए, आपके जितने काम है बच्चे को इसमें इन्वॉल्व करिए, मगर अप्रिशिएट करिए। मेक द चाइल्ड फील लाइक अ पार्टनर इन योर लाइफ, गिव हिम सम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अप्रिशिएट। आई थिंक दिस इज व्हाट आई वुड लाइक इफ पॉसिबल एवरीबडी टू डू। और ये बहुत सही है, क्योंकि कुछ वर्षों के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और हम कहते हैं कि हमारा बच्चा कुछ हेल्प नहीं करता है घर में, तो वो कैसे करेगा, क्योंकि शुरुआत में हमने उसे कुछ करने ही नहीं दिया। हमने कहा आप बैठे हैं बेटा, आप छोटे हैं, हम कर लेंगे, हम देख लेंगे, और शायद वो बच्चा जो है वो रूटीन में देखता रहा और वैसे ही बड़ा हुआ है। तो जब बड़ा 15 साल का 16 साल का बच्चा अगर घर में कुछ करने को तैयार नहीं है, तो फिर उसका जो इल्ज़ाम है हम बच्चे पर ना लगाएं। हम कहीं ना कहीं अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश करनी है कि क्या हमने ऐसी कौन सी गलती की या कहाँ चूक गए जहां हमने बच्चों को ये चीजें नहीं सिखाई हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना इतना कीमती समय देने के लिए। बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर सर आज यहाँ पर हैं हमारे साथ, लेकिन फिर भी वो आए हमारी ऑडियंस के लिए, आप सबके साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि उनके अंदर जो एक थर्स्ट है बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ काम करने का और बाहर दुनिया में, सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज लाने का, वो आप स्क्रीन पे बकायदा देख सकते हैं। और आप सभी को एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि इस एपिसोड को जितना हो सके उतना प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, और VNM TV का जो किड्स का चैनल है, अगर आप उससे जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। लाइक और शेयर तो आपको करना ही है। आप सभी अपना ध्यान रखें। नमस्कार।